Hello all, this is Megha Patel, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal. Good morning students. Today we are going to discuss about the benefits of flood control. That means it also can be defined as economics of flood control and the various type of flood control measures that we adopt after analyzing or after doing the flood routing process. Okay, so what are the benefits of flood control? As we have done in canal lining also, that is cost benefit study, that incurs ki what amount of cost is been incurred and what are the benefits we are getting. Okay, so it involves the study of benefits against the cost incurred in the flood control works. The benefits can be of two types as well as the losses can be of two types. Since we are here discussing about intangible, we are discussing about losses in terms of benefit because what we if we would be getting, यहाँ पे हम लॉसेस के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं कि अगर हमको लॉसेस के बारे में पता चल जाए तो हम इनडायरेक्टली हम उसको ये बोल सकते हैं कि वही हमारे बेनिफिट्स हैं. तो दो तरीके के लॉसेस हमारे पास हैं, एक है इंटैंगिबल लॉसेस, एक है टैंगिबल लॉसेस. ओके, सो इनटैंगिबल लॉसेस ही इंटैंगिबल बेनिफिट्स होंगे और टैंगिबल लॉसेस ही आपके टैंगिबल बेनिफिट्स होंगे. ओके, सो इनटैंगिबल और टैंगिबल में डिफरेंस क्या है? वो लॉसेस जिनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं मनी वैल्यूज़ में, वो आपके टैंगिबल लॉसेस होंगे और वो लॉसेस जिनको हम मनी वैल्यूज़ में नहीं एस्टिमेट कर सकते, दैट इज़ इनटैंगिबल लॉसेस. ठीक है, intangible losses means those are not estimated in terms of money values and tangible losses are which are estimated in terms of money value. So which are not estimated on terms of money value is if a human life is being lost, that is the basic loss that we cause due to flood. Loss of health क्या होता है कि जब फ्लड आता है तो जब फ्लड के बाद की सिचुएशंस क्या हो जाती है कि हर जगह कुछ तरीके की बीमारियां फैल जाती हैं. सो दी अमाउंट ऑफ हेल्थ डिटोरिएट्स, किसी पर्सन की हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है. लॉस कॉज्ड बाय सोशल डिस्ट्रेस, सोशल हम ह्यूमन बीइंग एक सोशल इन्वायरमेंट बनाया हुआ है तो वो इन्वायरमेंट की लॉस हो जाता है. तो लॉस कॉज्ड बाय सोशल डिस्ट्रेस. लास्ट क्या हो जाता है? लॉस ड्यू टू हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ टाउन और सिटीज़. तो अब जो भी डेवलपमेंट वर्क चल रहा था, चाहे वो इंटरनल कुछ चल रहा हो, चाहे वो सिटी के अंदर चल रहा हो, चाहे वो सिटी के बाहर चल रहा हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारे जो लॉसेस हैं, दीज आर ऑल इनटैंगिबल लॉसेस, जो कि आपकी जिसके जैसे ह्यूमन लाइफ गया तो हम ये नहीं बता सकते कि ह्यूमन कितने रुपए का था. अगर हिंड्रेंस हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ वर्क में या सोशल डिस्ट्रेस हो रहा है, हेल्थ में लॉस हो रहा है, तो हम उसको मनी वैल्यूज़ में कभी नहीं कंपेयर कर सकते. सो दीज ऑल लॉसेज आर योर इनटैंगिबल लॉसेज. नाउ कम्स टैंगिबल लॉसेज, वो लॉसेज जो कि मनी वैल्यू में हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे कि डैमेज टू पर्सन प्रॉपर्टी. एक पर्सन की प्रॉपर्टी में कितने रुपए का डैमेज हुआ हम बता सकते हैं, इतना एरिया उसका ख़राब हो गया या कुछ भी पर्टिकुलर इसके घर चला गया या कुछ भी, तो हम इसको एक रुपए में बता सकते हैं कि इसका घर इतने रुपए का था तो इतने रुपए का डैमेज हुआ. नेक्स्ट है लॉस ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स जाते हैं जब फ्लड होता है तो फ्लड क्रॉप, अब हमने एक पर्टिकुलर हेक्टेयर में राइस लगाया था तो उसका टोटल कॉस्ट कितना था, अब फ्लड आने से वो सारे क्रॉप्स डैमेज हो गए तो कितने का लॉस हुआ, ऐसे करके हम बता सकते हैं लॉस ऑफ क्रॉप. लॉस ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. ट्रेड एंड बिजनेस, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेड होता है उसमें डिसरप्शन हो गया. लॉस ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ रोड एंड रेलवे कम्युनिकेशन. रोड और रेलवे कम्युनिकेशन जैसे हैम्पर होगा तो हम बता सकते हैं कि भैया कि हमारा इतना अमाउंट ऑफ पैसा गया. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी की करंट सिचुएशन अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी अगर एपिडेमिक होता है या डिज़ास्टर होता है तो सबसे ज़्यादा रोड और रेलवे कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होते हैं.
Okay, so these are also, as we all know, the railway in our country is contributing a major part of our GDP. Okay, that means the revenue that we generated from the railway sector is the largest in all, in comparison to all of the sectors. Okay, and next is the additional expenditure for safety against flood. फ्लड आएगा, हम कैंप्स लगाते हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हम सेफ्टी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो ये तरीके के लॉस हो जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर अगर हम फ्लड को बचा लें या फ्लड को रोक लेते हैं तो ये सारे लॉसेस नहीं होंगे, और ये सारे लॉसेस भी नहीं होंगे, यानी कि ना ही टैंगिबल लॉसेस होंगे और ना ही इनटैंगिबल लॉसेस होंगे। तो जो लॉसेस नहीं होंगे वो सारे हमारे काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने कैनाल लाइनिंग में भी किया था कि जो लॉसेस थे हमने उनको देख लिया था और वही लॉसेस बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स ऑफ फ्लड कंट्रोल, कि फ्लड कंट्रोल करना है तो भैया क्यों करना है। फ्लड कंट्रोल में हमने कितना पैसा लगाया और हमें कितना फ़ायदा हुआ। ओके, सो दीज आर दी बेनिफिट ऑफ फ्लड कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमको पढ़ना है, इस पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली इस चैप्टर में। हमने फ्लड पढ़ लिया, हमने कॉजेज़ ऑफ फ्लड पढ़ लिए, हमने इल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड पढ़ लिए, ठीक है। हमने फ्लड राउटिंग पढ़ लिया। फ्लड राउटिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सर्टन कंट्रोल वर्क्स प्रोवाइड कर सकें। वो फ्लड राउटिंग के लिए मुझे इनफ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मुझे आउटफ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मुझे स्टोरेज का कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए फ्लड की, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद मैं कुछ तरीके के सजेस्टिव मेजर्स देते हैं हम, जैसे कि जिसको हम कहते हैं फ्लड कंट्रोल वर्क्स को। ओके, सो ये जो फ्लड कंट्रोल वर्क्स हैं ये कुल 9 पॉइंट्स में डिवाइड हैं, ठीक है। तो ये फ्लड कंट्रोल वर्क्स क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे फ्लड को रोक के और वहाँ पे जो भी एपिडेमिक होने वाला है, एपिडेमिक यानी कि महामारी जो होने वाली है, उसको ना रोक कर उसको बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर, जो भी वहाँ लॉसेस हो रहे हैं उनको मिनिमाइज कर देंगे। जैसे हमने जो लॉसेस पिछली बार बात की, ये हमने फ्लड राउटिंग करने के बाद ये सारे लॉसेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही ह्यूमन लाइफ का, हेल्थ, सोशल डिस्ट्रेस, क्रॉप्स, पर्सन प्रॉपर्टीज़, रोड, रेलवेज, ट्रेड, बिजनेस, ठीक है। ये सारे लॉसेस हमारे नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहला है आपका, जो सबसे पहला फ्लड कंट्रोल वर्क है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका चेक डैम। अब हमको ये पता है कि रिवर्स में आपकी सर्टन ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हैं, ठीक है। तो अब जब रेन आपका आएगा, रेनफॉल होता है, तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करके वो मेन रिवर में आके मिलती है। ओके, तो ये जो ट्रिब्यूटरीज जो मिलती हैं मेन रिवर में आके, ये भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करके आती हैं। अगर यही फ्लडेड रहेंगी, ये जो अब यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दिया हुआ है आपको, वो डायग्राम में दिखाती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, ये आपकी रिवर है। ओके, तो ये रिवर सर्टेन ट्रिब्यूटरीज से आके मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रिब्यूटरीज ही ओवरफुल होके आएंगी, देन आपका मेन रिवर तो ओवरफ्लो होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सर्टेन ट्रिब्यूटरीज पे ही डैम बना देते हैं, जिसको पर्टिकुलर हम कहते हैं चेक डैम। ओके, ट्रिब्यूटरीज देखिए, जब तक मेन रिवर में आके मिल रहा है तो मैंने क्या बना दिया है, चेक डैम बना दिया। अब ये चेक डैम ये सुनिश्चित करेगा या ये कंट्रोल करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर मेन रिवर में आके मिल रहा है। अगर हमने यहीं पे फ्लड को कंट्रोल कर लिया तो वो मेन रिवर से ज़्यादा एरिया को वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, सो जो सबसे पहला कंट्रोल वर्क है वो क्या है आपका,
कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम। ओके, अब ये जो चेक डैम होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें सर्टन वियर्स होते हैं। ये वियर क्या होता है, वियर सर्टन सिंपल आपका अर्दन मटेरियल का बना होता है और ये एक सर्टन हाइट का होता है और एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो कि फ्लो ऑफ वाटर को दिया जाता है ताकि वो वेलोसिटी कम करे और डिस्चार्ज धीरे धीरे करके दूसरे एंड पे जाए। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्लड कंट्रोल वर्क्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटूर बाउंड्स और टेरेस बाउंड। अब अगर कोई पर्टिकुलर हिली एरिया है तो हिली एरिया में जैसे कंटूर फार्मिंग होती है, तो वो कंटूर फार्मिंग क्या करती है, जब हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल आती है तो पर्टिकुलर जहाँ से हमें पानी आ रहा है और आउट डाउनस्ट्रीम साइड पे सिंस स्टेप वाइज में आपका वाटर को फ्लो कराता है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम हो जाता है और इस तरीके से हमको फ्लड देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो अगर हिली कैचमेंट एरिया है तो कंटूर बाउंड्स भी हम बना सकते हैं। ये कैसे होते हैं, दे आर लो हाइट एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्टेड विथ अर्थवर्क और कहीं कहीं पे स्टोन पिचिंग के साथ, ताकि वो रन ऑफ को अरेस्ट कर सके। देखिए डायग्राम में ये रिवर है, ये चेक डैम्स हैं और ये कंटूर बाउंड्स हैं। ठीक है, ये सर्टेन हाइट्स पे एलिवेटेड स्टेप वाइज रहते हैं और ये सिंपल फ्लो ऑफ वाटर को रिड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर। अब ये जो फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर हैं इनको हम लो डैम्स भी कहते हैं। ओके, तो जो लो डैम्स होंगे वो कौन से साइड में आएंगे, अपस्ट्रीम साइड में। भैया आपका पानी जिस साइड पे बह रहा है, एक होता है आपका अपस्ट्रीम साइड, एक होता है डाउनस्ट्रीम साइड। अपस्ट्रीम साइड यानी कि जो कि रिजर्वॉयर होता है और डाउनस्ट्रीम साइड यानी कि जहाँ पे हम फ्लो ऑफ वाटर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर्स जिनको हम लो डैम्स भी कहते हैं, ये इनको हम अलग अलग जगहों पे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक पर्टिकुलर रिवर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो कुछ सर्टेन इंटरवल्स पे मैं ये तरीके का फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर बना सकती हूँ। और ये पर्टिकुलर क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, the function of these reservoir is to store a portion of the flood water temporarily to minimize the peak flood discharge of the downstream area. ओके, तो ये तरीके का फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर है। अब ये पर्टिकुलर फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर दो तरीके का हो सकता है, एक होता है डिटेंशन रिजर्वॉयर, एक होता है रिटार्डिंग रिजर्वॉयर। ठीक है, डिटेंशन रिजर्वॉयर्स में मेरे पास गेट्स होते हैं, स्पिलवेज होते हैं जो कि ऑपरेट हम कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम एरिया पे। ठीक है, बट रिटार्डिंग रिजर्वॉयर्स में गेट्स और स्पिलवेज नहीं होते हैं। इसमें जो हमको इसको इतने साइज़ का बनाना होता है ताकि ये उतने अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज को ईज़िली हैंडल कर सके, और अगर वो हैंडल ना कर सके तो भी वो डिस्चार्ज को मिनिमम से मिनिमम तो कर ही सकता है। ओके, सो जो फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर बनाना भी एक सही ऑप्शन है कि भाई हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको ट्रिब्यूटरीज पे ही रोकना चाहेंगे। ओके, तो जो ये फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर है ये इस तरीके का, देखिए आप इसको, सबसे पहला तो ये आपका रिवर है। ठीक है, ये रिवर से ट्रिब्यूटरीज आ रही है। अब अगर हम ट्रिब्यूटरीज पे ये डैम बना दे तो उसको हम चेक डैम बोलेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो दिया ये ऑप्शनल दिया, अगर हमारा हिली एरियाज़ है तो हम इसको कंटूर बाउंड्स बना सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे अर्दन एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं जो कि फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करे ताकि वो मेन रिवर में आके लो डिस्चार्ज से, लो वेलोसिटी से आके मिले ताकि वो फ्लड का रूप ना ले ले। ठीक है, अब देखिए, अब मेन रिवर पे जो मैंने बनाया है उसको मैं कह रही हूँ लो डैम। ठीक है, ये लो डैम्स इस पर्टिकुलर रिवर जितनी भी लेंथ का जाएगा वो बीच बीच में मतलब कुछ भी इंटरवल्स पे हो सकते हैं, और ये इतने अमाउंट के वाटर को, इतने अमाउंट के एरिया को मैं कहती हूँ फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर। यहाँ पे अपस्ट्रीम साइड पे फ्लड वाटर को कंट्रोल करेगा और डाउनस्ट्रीम साइड पे ओपन करेंगे तो ये अपस्ट्रीम साइड कहलाएगा, ये डाउनस्ट्रीम साइड कहलाएगा। अब इसमें दो तरीके के रिजर्वॉयर हो सकते हैं, एक हो सकता है रिटेंशन और रिटार्डिंग।
अगर इस पर्टिकुलर लो डैम में स्पिलवे गेट्स अगर गिवन है तो वो डिटेंशन रिजर्वायर, वरना वो हो जाएगा रिटार्डिंग रिजर्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर फ्लड कंट्रोल इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आजकल जितने भी आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिजर्वायर्स बन रहे हैं उसमें फ्लड वाटर की प्रोविजंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, फ्लड वाटर की प्रोविजन कैसे दिए जा रहे हैं कि जो भी टॉप लेवल होगा, टॉप जोन ऑफ द रिजर्व, जो टॉप जोन ऑफ द रिजर्वायर होता है वो पर्टिकुलर इतना होना चाहिए ताकि उसमें पर्टिकुलर मतलब फ्लड जो टॉप जोन ऑफ द रिजर्वायर होता है उससे भी ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए जिसको हम यूजुअली HFL बोलते हैं, हाई फ्लड लेवल बोलते हैं। तो यूजुअली ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में आने लग गया है कि भाई हमको ये फ्लड के लिए प्रोविज़न देना है। ठीक है, तो ये 4 तो हो गए एक जैसे। पहला हो गया चेक डैम बनाना, दूसरा हो गया कंटूर बाउंड बनाना, तीसरा हो गया लो डैम्स बनाना जिसको हम कहेंगे अपना थर्ड पॉइंट अपना क्या था कि अपन को वो बनाना है भैया, लो डैम्स बनाने हैं। और जो फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोविजन देना फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। और फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, प्रोविजन देना, जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में दिया ही जाता है आजकल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ लीव्स और डाइक्स। ओके, लीव्स अब क्या होते हैं, लीव्स होते हैं कि भाई वो अर्दन एम्बैंकमेंट जो कि आपकी रिवर की बैंक से पैरेलल चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये आपका रिवर है। ओके, सो लीव्स कहाँ बनेंगे, लीव्स इसके पैरेलल में बनेंगे। ठीक है, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में। जनरली ये क्या होता है, ये अर्दन एम्बैंकमेंट होते हैं और वो इसके रिवर की बाउंड्री से एटलीस्ट 2 मीटर की दूरी पे रहते हैं। अभी मैं आपको आगे डिस्कस करती हूँ। तो ये लीव्स क्या हैं, अर्दन एम्बैंकमेंट है जो कि पैरेलल चलती हैं रिवर बैंक के। ठीक है, और ये क्यों बनाया जाता है, ताकि भाई आप ये समझ लो कि एक तरीके का रिटेनिंग वॉल टाइप का बना दिया है कि फ्लड अगर रिवर का वाटर बाहर आता भी है तो वो उसके सराउंडिंग एरिया को, अगर रिवर का वाटर बाहर आता भी है इधर पे तो एक हम अगर लीव बना देंगे, यानी कि एक तरीके का रिटेनिंग वॉल बना देंगे, तो ये रिवर वाटर इसको इफेक्ट नहीं करेगा इस एरिया को। ठीक है, द हाइट एंड टॉप विड्थ ऑफ द लीव डिपेंड्स अपॉन द HFL ऑफ द रिवर। द साइड स्लोप इज दिस, मतलब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का ही होता है, डैम के जैसा होता है, डैम का जैसा क्रॉस सेक्शन होता है और जनरली उसका क्या होता है 2 मीटर दूरी उसकी होती है रिवर बैंक से। ओके, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड वॉल्स। जब वहाँ पे इतनी स्पेस ना हो कि ट्रेपेजॉइडल शेप का हम लीव बना सकें तो हम सर्टेन वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उस वर्टिकल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फ्लड वॉल्स। ओके, नेक्स्ट है फ्लड वेज। कुछ ऐसे लो लाइंग एरियाज होते हैं जहाँ पे हम फ्लड वाटर को स्टोर कर सकते हैं टेम्परली। ठीक है, मतलब मीन्स हमको पर्टिकुलर डाइवर्जन चैनल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी नेक्स्ट पॉइंट, और ये एकदम सेम मतलब सेम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड वेज और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन चैनल। तो जो कुछ ऐसे लो लाइंग्स एरिया होते हैं जहाँ पे हम फ्लड वाटर को टेम्परली स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो उस वाटर को हम रिवर में डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपका फ्लड कंट्रोल करने का। नेक्स्ट है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन चैनल। तो फ्रॉम द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरिया अ डाइवर्जन चैनल इज बीइंग एक्सकेवेटेड। तो भाई ये फ्लड वेज जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ से मेन स्ट्रीम से कैसे लेके आएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिवर है, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिवर में मुझे ये पता है कि ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है। अगर इस रिवर में डिस्चार्ज इंक्रीज होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये बैंक्स को ओवरटॉप करके अफेक्टेड एरियाज पे जाएंगे। ठीक है, अफेक्टेड एरिया पे गए
तो अब हमको क्या करना है, पर्टिकुलर इस रिवर में डिस्चार्ज को कम करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इधर के पानी को, कुछ अमाउंट के पानी को डाइवर्ट करते हुए हमने इस डाइवर्जन चैनल से डाइवर्ट करते हुए इस लो लाइंग एरिया में लेके आए, जो कि अपना पिछला पॉइंट था। इस लो लाइंग एरिया में आके हमने पानी को स्टोर किया और जब ज़रूरत पड़ी तो दूसरे लिंक चैनल से इस रिवर में लाके मिला दी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन चैनल। ओके, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमको कि फ्लड को हमको कंट्रोल करना है, और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास डिस्चार्ज को कम करने के अलावा जो पॉइंट्स थे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्चार्ज को हमको आउटस्ट्रीम साइड पे कम करना ही है। ठीक है, अब वो चाहे मैं चेक डैम बना के करूँ, ठीक है, या मैं कंटूर बाउंड बना के करूँ, या मैं उसमें पर्टिकुलर फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर बनाऊँ, चाहे मैं फ्लड कंट्रोल मेजर्स दूँ, चाहे मैं डाइवर्जन चैनल बनाऊँ, चाहे मैं उसमें लो लाइंग एरियाज में वाटर को स्टोर करूँ, एट द एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज जो कि रिवर में जा रहा है। ठीक है, तो रिवर के डिस्चार्ज को ही हमको एट द लास्ट कम करना है, जो कि हम डाइवर्जन चैनल से भी कर सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कट ऑफ। ये लास्ट फ्लड कंट्रोल मेजर है जिससे हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका कि भाई कट आउट होता क्या, कट ऑफ होता क्या। अब जब आपकी रिवर बहुत ज़्यादा बेंडेड हो, ठीक है, बेंड फॉर्म में हो, मतलब एक पर्टिकुलर रिवर आपकी इस तरीके से हो, तो पर्टिकुलर क्या होता है, जब जहाँ बेंड आता है वहाँ वेलोसिटी ऑफ फ्लो और रेट ऑफ डिस्चार्ज भी कम हो जाता है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर ये रिवर का जब भी रिवर फॉर्म हुआ होगा या रिवर फ्लो हुआ होगा तो सालों से रिवर ऐसी बहती आ रही होगी, तो ये पर्टिकुलर, तो इस पर्टिकुलर में हम लो लाइंग एरियाज में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ओरिजिनली में क्या होता है कि लो लाइंग एरियाज में तब लेके जाते हैं जब रिवर में रिवर के अलाइनमेंट के अलोंग में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। तो जब पर्टिकुलर कभी ऐसा केस हमारे सामने में आता है तो हम क्या करते हैं कि अब जब हैवी अमाउंट में डिस्चार्ज आएगा, यानी कि हैवी रेनफॉल होगी, तो हमको ये पता है कि इतना बेंड होके पानी नहीं ट्रैवल करेगा। वो पानी कैसे ट्रैवल करेगा, वो सीधा पानी यहाँ से आएगा और यहाँ होके आएगा, तो जितना भी एरिया यहाँ है वो हैवी अमाउंट में इफेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक कैनाल टाइप का बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कट ऑफ। जब भी हैवी अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होगा, वाटर जो भी ओवर टॉपल करके जाएगा वो इसके थ्रू आ जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमने क्या किया, इस इफेक्टेड एरिया को कम कर दिया, यहाँ पे जैसा डिस्चार्ज है वैसे ही मेंटेन रहा, और यहाँ से भी आके स्ट्रेट फॉर्म में डिस्चार्ज उतना ही अमाउंट में आ गया। सो दीज आर ऑल दी फ्लड कंट्रोल मेजर्स। पहला है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम, दूसरा है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटूर बाउंड्स, तीसरा है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, चौथा है आपका फ्लड कंट्रोल के कुछ प्रोविजंस देना, पांचवा है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ लीव्स, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड वॉल्स, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड वेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन चैनल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कट ऑफ। ये फ्लड कंट्रोल मेजर्स हम तब दे पाएंगे जब हमारा प्रॉपर फ्लड राउटिंग हुआ होगा। फ्लड राउटिंग मतलब फ्लड के बारे में पूरा डेटा होगा कि फ्लड कितनी फ्रीक्वेंसी से आता है, फ्लड कितने मैग्नीट्यूड से आ रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे कितने साल से कितने अमाउंट का आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फ्लड से रिलेटेड डेटा है मेरे पास। अब अगर मुझे ये डेटा के बाद मुझे फ्लड फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस करने के बाद मैं पर्टिकुलर राउटिंग कर पाऊंगी, तो मैं किसी भी तरीके का फ्लड कंट्रोल वर्क्स में आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ फ्लड यूनिट 5, that is flood, and the last unit of water resource engineering. I request all of you to please submit all the assignments by जो भी लास्ट डेट आपको गूगल क्लासरूम पे गिवन है
गूगल क्लासरूम वाले मैसेजेस पढ़िए, प्लीज़ आप सारे वीडियोस वॉच करिए, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारे टॉपिक्स कवर करने थे. Please go through this and let me know the change, let me know the where you are facing problems, and waiting for a positive response from you all. Thank you.